जिस जगह पर है, क्या महसूस होता है कि सिंध पंजाब का पानी अब ले रहा है? नहीं, वज़ीर आला सिंध काले बालों वाले हैं, मैं सफ़ेद बालों वाला हूँ। जब मैं जवान था तो मैं भी यही करता था लेकिन अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो मैं सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जी बिल्कुल, ये सही है। और अब ये भी इत्तलात हैं कि पंजाब में पैडी का रकबा उन्होंने बढ़ा दिया है, जो किसी तरीके से भी हमारे मफाद में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ, और मुझे एक दफ़ा चीनी टीम आई, वो बड़ी ताज्जुब का इज़हार कर रहे थे कि आप एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं तो आपको ये क्यों नहीं मालूम कि कौन सी क्रॉप कितनी मिक़दार में किस इलाके के अंदर आपको करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है और पानी की फराहमी उस प्लान का बुनियाद है। एक जो बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि कपास के लिए, भुट्टी के लिए पानी नहीं है और पाकिस्तान को कपास बहुत बड़ी मिक़दार में दरामद करनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारी बड़ी खर्च होती है। तो हमने इस सिलसिले में सेनेट के अंदर एडजर्नमेंट मोशन भी डाला है, मैंने, सलीम मांडीवाला साहब ने, जाम मेहताब डाहिर साहब ने, कि हम कपास की जो सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाएं, 8,000 8,500 करें ताकि ज़्यादा रकबा ज़ेर काश्त आए। लेकिन साथ ही साथ ये मसला पैदा होता है, जाम मेहताब साहब ने ये सवाल उठाया जिस वक्त हम वो मुक्त कर रहे थे कि आप रकबा तो बढ़ा लेंगे लेकिन पानी कहाँ है। तो अब पानी कहाँ रुका हुआ है, किस तरीके से उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। फिर जिस तरीके से टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं तो अगला जो मसला आना है वो मुझे लग रहा है कि सैलाब का आना है, तो उसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम कराए जाएँ। यानी सिंध का मसला ये है कि या तो हमें पीने तक का पानी नहीं होता या पूरा सिंध डूब जाता है। यानी अगर बदीन पे जाएँ तो सिकंदर महंद्रो बार बार मुझे शिकायत करते थे, कहेंगे ताजदर साहब या तो हम प्यास से मरते हैं या हम पानी में डूबते हैं। तो दोनों किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सर इस वक्त सिंध में भी, तो ये किससे आवाम शिकायत करेगी, क्यों सिंध को सज़ा मिल रही है? दरिया बादशाह है ना, दरिया बादशाह है जिस पे हमारी हुकूमत नहीं चलती। लेकिन ये कि जो एक मसला मेरी समझ में आता है, मैंने चीफ़ इंजीनियर साहब की खिदमत में वो पेश किया और चीफ़ इंजीनियर साहब ने, मोहतरम ने एग्री किया उस पर, वो ये है कि हम जो हमारे दोनों स्टोरेजेस हैं, मंगला और तरबेला, इसके लिए कोई ऑपरेशनल क्राइटेरिया अभी तक नहीं है। शायद ये दुनिया के 2 अकेले डैम हैं कि जिनके लिए कोई ऑपरेशनल क्राइटेरिया से मतलब ये है कि कब पानी रिलीज़ किया जाएगा, कब पानी स्टोर किया जाएगा। भाखड़ा नंगल इंडिया में है, वो अर्ली ख़रीफ के अंदर उसको खाली कर देते हैं, उसके बाद जब सैलाब आता है तो भाखड़ा नंगल भर जाता है। हमारे यहाँ नहीं, अर्ली ख़रीफ में हम पानी स्टोर करते हैं और पानी स्टोर हम इस वजह से करते हैं कि हम उससे सस्ती बिजली बनाना चाहते हैं, कि बिजली की जो खोट है हमारे यहाँ उसको हम दूर करना चाहते हैं पानी स्टोर करके। अब एक मेरा मसला बात ये है, और मैंने वहाँ याद दिलाया सेनेट में कि देखें जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, सेनेट की बिल्डिंग, उस पर 7 साल से सोलर एनर्जी पे चल रही है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट 1 करोड़ रुपए माहाना की बिजली बेच रही है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को। तो अब जबकि टेक्नोलॉजी इतने आगे आ चुकी है, थर में जो हमने प्लांट्स लगाई हैं, आरओ प्लांट्स, वो सब सोलर पे चल रहे हैं। मैं जिस दफ्तर में बैठता हूँ वहाँ 6 एयर कंडीशनर सोलर पे चल रहे हैं पिछले 5 साल से। तो अब हमें बिजली के लिए और सस्ती बिजली के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और उसके सोलर हम साल भर के अंदर लगा के, और यहाँ दुबई के अंदर सोलर प्लांट्स बहुत बड़ी हैं, 1200 मेगावाट की, और 2.5 सेंट 3 सेंट पे बिजली जो है वो कर रही हैं। तो बिजली की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हम रिन्यूएबल से, सोलर से और विंड से पूरी कर सकते हैं। फिर थर का हमारा कोयला है, थर में जो हम बिजली बना रहे हैं वो भी पंजाब जा रही है, हम यहाँ से उन्हें दे सकते हैं। लेकिन जो दरियाओं का पानी है, जो डैम्स हैं, वो सूबों की जो आबपाशी की ज़रूरियात हैं, और अकॉर्ड में भी यही लिखा है कि उनको इस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा कि आबपाशी की ज़रूरियात पूरी हों। देखिए, अब अगर अर्ली ख़रीफ में हमें पानी नहीं मिलता तो हमारा किसान कॉटन पे नहीं जाएगा, क्योंकि पानी नहीं है। वो फिर उस पे जाएगा जो चावल की, पैडी की जो काश्त है,
اور جس میں کہ ہمارا بہت زیادہ پانی جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو ڈیمز ہمارے ہیں اور اب نئے بھی بنا رہے ہیں وہ تو اس کے آپریشنل کرائٹیریا ہوں. چیف انجینئر صاحب نے کہا کہ جی بجلی ہے آپ بٹن دباتے ہیں آ جاتی ہے, پانی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. جس طرح کئی دن لگتے ہیں لیکن حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن بہتر ہونے کے بعد بھی جو فگر انہوں نے اس وقت دی ہے کمی رہے گی. اب اسکردو میں اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے گلیشیئر جو ہیں وہ پگھلتے ہیں تو پھر پانی کی فراہمی بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اتنے پگھلے کہ سارا سیلاب سندھ میں آ گیا تو پھر ہمیں دوسری. مگر یہاں پر تقسیم کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو پانی آ رہا ہے وہ کاشتکاروں کو صحیح تقسیم نہیں ہو رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ٹیل اینڈ کے ہیں بدین کے اور ادھر کے وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ناجائز اپنے وہاں سے نہریں کاٹ کے اور اس سے پمپ لگا کے اپنا پانی لے رہے ہیں. تو وہ جو اصول ہونا چاہیے ڈسٹریبیوشن کا یہ ہے کہ جو پچھڑی والے ہیں سب سے آخر والے ان کو سب سے پہلے ملے. اور مولا علی نے مدینہ پاک کے لیے وہ بنایا تھا پورا سسٹم, اس میں یہ اصول دیا تھا کہ جو سب سے آخر میں ہیں ان کی ضرورت جب پوری ہو جائے تو پھر ان سے اوپر والے ان کے. اور ہمارے یہاں سیزنز بھی ایسے ہیں کہ ہمیں جنوب کے اندر پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو قدرتی طور پہ ہمارا نظام کچھ ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ جو ٹیل اینڈر ہیں ان کی ضرورت پہلے کی جائے. اور اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ایک ایگریکلچرل پلان ہونی چاہیے کہ پانی کس وقت, اور شاید ہمیں زیادہ نہیں, میں تو مولا علی نے جو ایک بنایا تھا مدینہ کے اندر تو شاید وہی ہمیں. خیر ریاست مدینہ بنانے والے دوسرے ہیں, ہم تو کافر گنہگار ہیں, ہماری تو شاید جہنم میں چکن ٹکا بنے.